जय हिंद जय स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति फ्रॉम प्रवीण एजुकेशन ग्रुप। मैं लेके आया हूं आपके लिए ऑडियो बुक। ये ऑडियो बुक क्लास 12th की है और यकीनन ये ऑडियो बुक आपके नीट एग्ज़ाम या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। और इस ऑडियो बुक में हम प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग्स। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और साथ साथ में मज़े लीजिएगा। चलिए, अध्याय 11 जीव और समष्टियाँ। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। हम जीव विज्ञानी संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जीव विज्ञानी संगठन स्तर है: बृहद अणु, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, व्यष्टि, जीव, समष्टियाँ, समुदाय, पारितंत्र और जीवों। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं तो प्रश्न उठता है, पक्षी कैसे गाता है या पक्षी क्यों गाता है। कैसे प्रकार के उत्तर के प्रक्रम में पीछे क्रियाविधि जानने की जिज्ञासा है, जबकि क्यों प्रकार के प्रश्न में प्रक्रम का महत्व तलाशा जाता है। इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर पक्षी में वाक यंत्र और कंपमान अस्थि का प्रचलन हो सकता है, जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। जब आप अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफ़ेद क्यों होते हैं? भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल से मकरंद है? कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? चूजे कैसे अपनी माँ को पहचान लेते हैं? आदि आदि। आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवीय या भौतिक, अजीवीय, अबायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रिया को अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है: जीव, समष्टियाँ, समुदाय और जीवों। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी के समष्टि स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। 11.1 समष्टियाँ। 11.1.1 समष्टि गुण। प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन बिरले ही होते हैं। उनमें से अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संशोधनों का साझा उपयोग करते हैं अथवा उनके लिए स्पर्धा करते हैं, संकरण यानी इनब्रीड करते हैं और इस प्रकार वे समष्टि की रचना करते हैं। हालांकि संकरण शब्द में लैंगिक जनन कार्य अंतर्निहित है। अलैंगिक जनन से भी जन्मे वाले व्यष्टियों का समूह को भी पारिस्थितिक अध्ययन के लिए आमतौर से समष्टि मान लिया जाता है। आर्द्र भूमि में सभी जल काक, वन क्षेत्र के सागवान यानी टगोड़ के पेड़, संवर्धन प्लेट के जीवाणु, त्याग दिए गए आवास में चूहे और तालाब में कमल के पौधे आदि समष्टि के कुछ उदाहरण है। पहले अध्याय में आपने यह सीखा कि हालांकि व्यष्टि जीव वह है जो परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे, प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेषकों यानी ट्रेड को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर ही होता है। इसलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स और विकास से जोड़ता है। समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। व्यष्टि जन्मता है और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती है। समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों के संबंध में संख्या में परिवर्तन, वृद्धि या हार्स के रूप में प्रकट किया। उदाहरण के लिए, अगर किसी ताल में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे और जनन द्वारा 8 नए पौधे और हो जाते हैं, जिससे वर्तमान समष्टि 28 हो जाती है, तो हम जन्म दर को 8/20 बराबर 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से परिकलन यानी कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रयोगशाला समष्टि में 40 फल मक्खियों में से 4 व्यष्टि किसी विशिष्टीकृत समय अंतराल में, मान लीजिए 1 सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, तो समय के दौरान समष्टि में मृत्यु दर 4/40 यानी 0.1 व्यष्टि प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह कहलाएगी। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर एवं मादा का अनुपात है। व्यष्टि या तो नर है या मादा, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात होता है। जैसे कि समष्टि का 60% स्त्री और 40% नर है। चित्र देख लीजिए। चित्र 11.1 मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड का निरूपण। बढ़ती, स्थिर और घटती हुई है।
किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनती है। अगर समष्टि के लिए आयु वितरण दी गई आयु अथवा आयु वर्ग के व्यष्टियों का प्रतिशत आलेखित प्लॉटेड किया जाता है तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। चित्र 11.1 मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर और स्त्रियों का आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है। पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति प्रतिबिंबित करता है। क क्या यह बढ़ रहा है, ख स्थिर है या ग घट रहा है। समष्टि का साइज आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। समष्टि हम कैसे भी पारिस्थितिक प्रक्रम अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेट करना चाहे, भले ही यह दूसरी जातियों से स्पर्धा का परिणाम हो, परपक्षी का प्रभाव हो या पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड अनुप्रयुक्त अप्लाइड करने का प्रभाव हो, हम उनका मूल्यांकन हमेशा ही समष्टि के साइज में कोई भी परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। प्रकृति में समष्टि के साइज की इतनी कम संख्या में भी 40 से कम भरतपुर आर्द्र भूमि क्षेत्रों में साइबेरियाई सारस या किसी साल लाखों में हो सकती हैं। तालाब में क्लामिडोमोनास यह आवश्यक नहीं है कि समष्टि को जो अधिक तकनीकी रूप से समष्टि घनत्व कहलाती है एन के रूप में अभिहित। हालांकि समष्टि घनत्व की सबसे उपयुक्त माप आमतौर पर कुल संख्या है। कुछ मामलों में यह अर्थहीन होती है अथवा इसका निर्धारण कठिन होता है। किसी क्षेत्र में अगर 200 गाजर घास यानी पार्थेनियम हिस्टोफोरस पादप है लेकिन केवल एक अकेला बड़े वितान यानी कैनोपी वाला बरगद एक विशाल वृक्ष है, तो यह कहना कि पार्थेनियम के सापेक्ष में बरगद का समष्टि घनत्व कम है उस समुदाय में बरगद की महत्वपूर्ण भूमिका को अवकलन करने के बराबर है। ऐसे मामलों में समष्टि साइज के माप के लिए प्रतिशत आवरण अथवा जीव बार बायोमेस अधिक अर्थपूर्ण होता है। अगर समष्टि बहुत बड़ी है और गणना असंभव है अथवा बहुत समय लेने वाली है तो कुल संख्या को अपनाने का आधार भी सरल नहीं है। अगर आपके पास प्रयोगशाला में पेट्री डिश में जीवाणु का घना संवर्ध यानी कल्चर है तो उसका घनत्व बताने की सर्वोत्तम माप क्या है। कभी कभी पारिस्थितिक अन्वेषणों के लिए निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। आपेक्षिक घनत्वों से भी उद्देश्य की पूर्ति भली भांति हो जाती है। उदाहरण के लिए प्रति पासिनी ट्रैप पकड़ी गई मछलियों की संख्या झील में कुछ समष्टि घनत्व की काफ़ी ठीक माप है। हम बहुधा समष्टि के साइज के बिना वास्तव में गिना अथवा बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से आवाकलन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ आरक्षितों यानी रिजर्व्स में बाघ गणना प्रायः पग चिन्हों और मल गुटिकाओं यानी पैलेट आधारित होती है। 11.1.2 समष्टि वृद्धि किसी जाति के लिए समष्टि की साइज स्थितिक यानी प्राचल नहीं है। वह समय समय पर बदलता रहता है जो विभिन्न कारकों पर अथवा आहार उपलब्धता, परभक्षण दाब और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तव में ये परिवर्तन हमें समष्टि में क्या घटित हो रहा है इसका कुछ बहुत कराते हैं। क्या समष्टि घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? अंतिम कारण कुछ भी हो, परंतु दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों यानी प्रोसेस में घटता बढ़ता है। इन चारों में से 2 जन्म दर और अप्रवासन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं और 2 मृत्यु दर अथवा उत्प्रवासन इसे घटाते हैं। जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती हैं। अप्रवासन चित्र देख लीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर, समष्टि जीव संख्या घनत्व, उत्प्रवासन चित्र 11.2। ख मृत्यु दर यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। ग उत्प्रवासन समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इसलिए अगर समय t पर समष्टि घनत्व n है तो समय t+1 पर इसका घनत्व nt+1 बराबर nt+b+i-d+e ब्रैकेट है। ऊपर दिए गए समीकरण चित्र 11.2 से आप देख सकते हैं कि अगर जन्म लेने वालों की संख्या जमा अप्रवासियों की संख्या b+i, मरने वालों की संख्या जमा उत्प्रवासियों की संख्या d+e से अधिक है तो समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा, अन्यथा यह घट जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे 2 कारक विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आवास की बस्ती अभी बनी है तो जन्म दरों की अपेक्षा आप्रवासन समष्टि की वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण है। वृद्धि मॉडल क्या किसी समष्टि की वृद्धि समय के साथ कोई विशिष्ट और प्रागुक्ति योग्य प्रतिरूप दर्शाती है? हम अपने देश में मानव समष्टि की अनियंत्रित वृद्धि और इससे जन्मी समस्याओं से चिंतित है और इसलिए अगर प्रकृति में भिन्न प्राणी समष्टियाँ इसी तरह वृद्धि करती है अथवा वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती है, इस बारे में हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है।
समष्टि वृद्धि को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है, इस बारे में शायद हम प्रकृति से एक दो बातें सीख सकते हैं। क चरघातांकी वृद्धि। किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए स्पष्टतः संसाधन, आहार और स्थान उपलब्ध होना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। आदर्शतः आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है। जैसा कि डार्विन ने अपनी प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए प्रेक्षित किया, तब समष्टि चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल अथवा ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल शैली में वृद्धि करती है। अगर n साइज की समष्टि में जन्म दरें कुल संख्या नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म b के रूप में और मृत्यु दरें d के रूप में निरूपित की जाती है, तब इकाई समय अवधि t dn/dt के दौरान वृद्धि या कमी निम्नलिखित होगी। dn/dt बराबर b - d इंटू n। मान लीजिए b - d बराबर r, तब dn/dt बराबर rn। चलिए चित्र देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक ग्राफ दिया है अ और ब बना के, आपको दिख रहा है अच्छे से, जिसमें अ मुझे लगता है हाँ चरघातांकी वृद्धि और ब ज्यामितीय हो जाएगा। इस समीकरण में r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है और समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजैविक कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राचल है। स्मॉल r मूल्यों के परिणाम यानी मैग्नीट्यूड के बारे में आपको कुछ बोध कराने के लिए नार्वे चूहों के लिए स्मॉल r 0.015 है और आटा भृंग के लिए ये 0.12 यानी 0.12 है। 1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए r का मान 0.0205 थी। क्या थी? 0.0205 थी। वर्तमान r क्या है पता कीजिए। इसके परिकलन के लिए आपको जन्म दरों और मृत्यु दरों का पता होना जरूरी है। ऊपर दिया गया समीकरण समष्टि के चरघातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि बताता है। चित्र 11.3 और जब n को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इसका नतीजा जे आकार का वक्र है। आपको मूलभूत कलन आता है तो आप चरघातांकी वृद्धि समीकरण के समाकलित रूप को निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं। nt बराबर no घात में ERT, जहाँ nt बराबर समय t में समष्टि घनत्व, no समय शून्य में समष्टि घनत्व, r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है और e प्राकृतिक लघु गुणकों यानी लॉगरिदमों का आधार है। 2.71828। असीमित संसाधन परिस्थितियों में चरघातांकी वृद्धि रूप से वृद्धि करने वाली कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल समष्टि घनत्वों तक पहुंच सकती है। डार्विन ने दर्शाया कि हाथी जैसा धीमे बढ़ने वाला प्राणी रोग न होने पर विशाल संख्या तक पहुंच सकता है। चरघातांकी रूप से वृद्धि करने पर विशाल समष्टि कितनी जल्दी निर्मित हो जाती है, इसके बारे में निम्नलिखित किस्सा लोकप्रिय है। चलिए, तो बहुत एक अच्छी कहानी है। राजा और मंत्री शतरंज खेलने बैठे। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त राजा मंत्री द्वारा प्रस्तावित किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार था। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा कि अगर वह जीत गया तो वह गेहूं के केवल कुछ दाने लेगा, जिसकी मात्रा शतरंज के बिसात के पहले खाने यानी वर्ग में 1 दाना, तब दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4 और चौथे में 8, और इस प्रकार दानों की पिछली संख्या में दुगना करते हुए अगले खानों में रखते जाना है जब तक कि सभी 64 खाने भर नहीं जाते। राजा ने मूर्खतापूर्ण लगने वाली शर्त मान ली और खेल शुरू किया, लेकिन राजा के दुर्भाग्यवश मंत्री जीत गया। राजा को लगा कि मंत्री की शर्त पूरी करना बहुत आसान था। उसने पहले खाने में 1 दाना रखकर शुरुआत की और मंत्री द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अन्य खानों में बढ़ता गया, लेकिन बिसात के आधे खाने भरने तक राजा ने अनुभव किया कि उसके राज्य में उत्पादित सारे गेहूं मिलकर भी 64 वर्गों को नहीं भर पाएंगे। अब छोटे से पैरामीशियम के बारे में सोचिए। केवल एक वेष्टि से आरंभ करके द्विभाजन यानी बाइनरी फिशन द्वारा प्रतिदिन संख्या को दुगना करता रहता है, और कल्पना कीजिए कि 64 दिनों में इसकी समष्टि साइज दिमाग को चकरा देने वाली हो जाएगी, बशर्ते असीमित आहार और स्थान उपलब्ध होता रहे। ख संभार तंत्र यानी लॉजिस्टिक वृद्धि। प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चरघातांकी वृद्धि होती रहे। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए वेष्टि में प्रतिस्पर्धा होती है।
आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहेगा और जनन करेगा। अनेक देशों की सरकारों ने भी इस तथ्य को समझा और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रतिबंधन लागू किए। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। इससे आगे और अधिक और वृद्धि संभव नहीं है। उस आवास में उस जाति के लिए उस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमता के मान लेते हैं। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चात परावस्था लेग फेस दर्शाती है। उसके बाद त्वरण और मंदन और अंततः अनंत स्पर्शी परावस्थाएं आती है। जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है, समय टी के संदर्भ में एन का आरेख यानी प्लॉट से सिग्मॉइड वक्र बन जाता है। इस प्रकार की समष्टि यानी विल्स पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि चित्र 11.2 कहलाता है और निम्नलिखित समीकरण द्वारा वर्णित है। dn/dt बराबर आर एन के माइनस एन बटे में के, जहाँ n बराबर समय t पर समष्टि घनत्व और r बराबर प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर के जो है वो पोषण क्षमता। अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित यानी फाइनाइट है और देर बदर सीमित होने वाले, इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जा सकता है। सरकारी जनगणना से भारत के पिछले 100 वर्षों में समष्टि आंकड़े एकत्रित कीजिए, उन्हें आरेखित कीजिए, जांच कीजिए कि कौन सा वृद्धि प्रतिरूप स्पष्ट है। 11.1.3 जीवन वृत्त विभिन्नता। समष्टि जिस आवास में रहती है उसमें अपनी जनन योग्यता, जिसे डार्विनी योग्यता यानी डार्विनियन फिटनेस भी कहा जाता है, उच्च आर मान को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती है। खास प्रकार के वर्ण यानी दबाव सेट में जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। कुछ अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करती है, प्रशांत महासागरीय सामन मछली और बांस, जबकि अन्य अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करती है। अधिकांश पक्षी और स्तनधारी कुछ छोटी साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करती है। ऑयस्टर और पेलेजिक मछलियाँ, जबकि दूसरी बड़ी साइज की संततियाँ कम संख्या में उत्पन्न करती है। पक्षी और स्तनधारी इसलिए योग्यता को अधिकतम करने के लिए कौन वांछनीय है। पारिस्थितिक विज्ञानों का सुझाव है कि जीवों के जीवन वृत्त विशेषज्ञ यानी ट्रेड जिस आवास में वे रहते हैं उसके अजीवी और जीवीय घटकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकसित होते हैं। भिन्न जातियों में जीवन वृत्त विशेषज्ञों का विकास इस समय अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पारिस्थितिक विज्ञान अनुसंधान में लगे हुए हैं। 11.1.4 समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। क्या पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का वास हो? ऐसा कोई आवास है ही नहीं और इसीलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पित है। किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसका वो भोजन के रूप में ले सके। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती है अकेली जीवित नहीं रह सकती। इसे मृदा के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों को इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? ये वो स्पष्ट है कि प्रकृति में प्राणी पादप और सूक्ष्म जीव न तो पृथक रह सकते न ही रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। न्यूनतम समुदायों में भी अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती है, हालांकि सभी बंधताएं आसानी से दिखाई नहीं देती। अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी, हानिकारक या उदासीन, न हानिकारक न लाभदायक हो सकती है। लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए चिन्ह धन तथा हानिकारक के लिए ऋण चिन्ह और उदासीन के लिए शून्य चिन्ह से दर्शाइए। आइए अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं के सभी संभावित परिणामों पर विचार करें। भाई ये जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते। जाति अ और जाति ब दोनों को फायदा हो तो वो पारस्परिक क्रिया कौन सी होगी? सहोपकारिता। दोनों को घाटा हो तो वो हो जाएगी स्पर्धा। एक को फायदा हो और एक को घाटा हो तो वो हो जाएगा परभक्षण। एक को फायदा हो एक को घाटा यानी लॉस हो जाए, प्रॉफिट और लॉस, तो ये हो जाएगी परजीविता। एक को प्रॉफिट हो दूसरे को कोई फायदा ना हो तो उसे कहते हैं सबोजिता यानी कमनसेलिज्म। क्या कहते हैं? कमनसेलिज्म। एक को घाटा हो दूसरे को कोई फायदा नहीं पड़ता है उसे कहते हैं अंतरजातीय परजीविता यानी एमेंसेलिज्म।
एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में दोनों को हानि। परजीविता परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है। पर क्रमशः परजीवी और परभक्षी को और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति क्रमशः परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी को न लाभ हो न हानि, उसे सहभोजिता कहते हैं। दूसरी ओर अंतरजातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता इन तीनों की एक साझा विशेषता है। पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियाँ निकटता के साथ रहती हैं। को परभक्षण, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही न हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा। परभक्षण का आप प्रकृति का ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हरिण का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आता है, लेकिन बीज को खाने वाली गौरैया भी परभक्षी से कम नहीं है। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य पारिस्थितिक संदर्भ में वे भी परभक्षी से ज़्यादा भिन्न नहीं हैं। पोषी स्रोत तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सन्नाल यानी कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिकार समष्टि को नियंत्रण रखते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता और परितंत्र में अस्थिरता आ जाती। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञ जातियाँ लाई जाती है तो वे आक्रामक हो जाती है और तेज़ी से फैलने लगती है, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने वहाँ लाखों हेक्टर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी एक प्रकार का शलभ को उसके प्राकृतिक आवास यानी ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल में अपनाई गई जैव नियंत्रण विधियाँ परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है। परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता यानी डाइवर्सिटी बनाए रखने में भी सहायता करता है। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतराज्वारीय यानी इंटरटाइडल समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए प्रयोग में जब एक बंद अंतराज्वारीय क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दी गई तो अंतर्जातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही अकशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। अगर परभक्षी ज़्यादा ही दक्ष है तो अपने शिकार का अतिदोहन करता है तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए और इसके बाद खाने के अभाव से में परभक्षी भी विलुप्त हो जाए। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी है। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियाँ विकसित कर ली है। कीटों और मेंढकों की कुछ जातियों परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन यानी छद्मावरण होती है। कुछ शिकार जातियाँ विषैली होती है और इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते। मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण ये अपने परभक्षी पक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर यानी स्वाद में खराब है। यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली यानी कैटरपिलर अवस्था में विषैली खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी है। लगभग 25% कीट पादप भक्षी यानी फाइटोफेगस है, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं। पादपों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वे अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते जैसा कि प्राणी कर सकते हैं। इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से आकारिकी और रासायनिक रक्षा विधियाँ विकसित कर ली है। रक्षा के सबसे सामान्य आकारिकीय साधन कांटे यानी एकेशिया कैक्टस। बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन का संदमन करते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। आपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार अवश्य देखी होगी। यह पौधा अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है और इसी कारण अपने कभी भी किसी पशु या बकरी को इसे पौधों को चरते हुए नहीं देखा होगा। रासायनिक पदार्थ की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्षित करते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रिक्निन, अफीम आदि, वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन चारकों यानी ग्रेजर के से बचने की रक्षा विधियाँ हैं।
ख स्पर्धा। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो वह निश्चय ही कायल था कि जैव विकास में अंतर्जातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती है जो सीमित है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये असंबद्ध जातियां भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं की आवासीय मछलियां साझा आहार में झील में प्राणी प्लव के लिए स्पर्धा करती है। दूसरी बात है स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। बाधा स्पर्धा में एक जाति की असंतक्षता दूसरी जाति की बाधाकारी और संदमनी उपस्थिति के कारण घट सकती है, भले ही संसाधन आहार और स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसलिए स्पर्धा को कैसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता यानी वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर के रूप में मापित दूसरे की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसा कि गोसे और दूसरे पारिस्थितिक विज्ञों ने किया, कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियाँ अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देगी। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार के स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलते तो हैं। गैलोपेगो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एबिंगडन कुछ एक दशक यानी 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता। प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन है। स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया है, स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसकी वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। कोनेल के परिष्कृत क्षेत्र में प्रयोगों ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र पर तटों पर बड़ी और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकल बैलेनस की अंतर्जोरीय क्षेत्र में प्रमुखता है और इतने छोटे बार्नेकल चैथेमेलस को क्षेत्र से निकाल दिया। आमतौर पर मांसाहारियों यानी कार्निवोर की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूलता प्रभावित होते हैं। गौ से स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त कर दी जाएगी। ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी होंगे, अन्यथा नहीं। अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा ऐसे घोर सामान्यकरण की पुष्टि नहीं करते। वे प्रकृति में अंतर्जातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं, पर वे इस और ध्यान दिलाते हैं स्पर्धा सामना करने वाली जातियाँ ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती है जो बहिष्कार की बजाय सह-अस्तित्व को बढ़ावा दे। ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। अगर दो जातियाँ एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती है तो उदाहरण के लिए वे असन यानी आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती है। मैकआर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रही फुंदकी यानी बार्बलर की 5 निकटतम संबंधित जातियाँ स्पर्धा से बचने में सफल रही और पेड़ की शाखाओं और वितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नता के कारण साथ साथ रह सकी। परजीविता। ये मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि कशेरुकियों तक इतने वर्गीय समूह में विकसित हुआ है। अब अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। वे परपोषी की केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है तो परजीवी को उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए हैं, जैसे कि अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव, परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूस्कों की उपस्थिति का पाचन तंत्र का लोप अथवा उच्च जनन क्षमता। परजीवियों का जीवन चक्र प्रायः जटिल होता है, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक अथवा रोगवाहक होते हैं जो इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाते हैं। मानव यकृत प्रणाब यानी लीवर फ्लूक प्रणाब कृमि परजीवी यानी ट्रिमेटोड पैरासाइट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोंघा और मछली पर निर्भर करता है।
मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए रोगवाहक यानी मच्छर की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश परजीवी परपोषी को और उसके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी को कमज़ोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाए बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए? तब प्राकृतिक वर्ण ने ऐसे पूरी तरह से अहानिकारक परजीवियों का विकास क्यों नहीं किया? परपोषी जीवों की बाह्य पृष्ठ पर असन यानी आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी यानी एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। इसके प्रसिद्ध उदाहरण मानवों पर जू के समूह और कुत्तों पर चिचिड़िया यानी टिक्स है। अनेक समुद्री मीन बाह्य परजीवी यानी अरित्रपादों यानी कॉपीपॉड्स द्वारा ग्रस्त है। कस्कूटा यानी अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। विकास प्रक्रिया के दौरान इसका पर्ण हरित और पत्तियां समाप्त हो जाती है। यह जिस पोषी पादप पर रहता है उसी से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, हालांकि जनन के लिए इसको हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसके विपरीत अंत परजीवी यानी एंडोपैरासाइट वे हैं जो परपोषी के शरीर में भिन्न स्थलों यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, लार, रुधिर कोशिका आदि पर रहते हैं। उनके आकारिकीय और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि उन्हें उनके जनन शक्ति को बल देते हैं। पक्षियों में अंड परजीविता यानी ब्रूड पैरासिटिज्म परजीविता का लुभावना उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडों को सेने यानी इंक्यूबेट देता है। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडों के सदृश विकसित हो गए, ताकि परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिए जाने और घोंसले से उन्हें निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाए। अपने आसपास के पार्क में प्रजनन ऋतु यानी बसंत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान कोयल की गतिविधियों का पीछा कीजिए। आप अंड परजीविता को होते हुए देखिए। सहभोजिता ये ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न हानि न लाभ। आम की शाखा पर अधिपादप यानी एपीफाइट के रूप में उगने वाला आर्किड और वेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्निकल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और वेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता। पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट साहचर्य में रहते हैं। यदि आप कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। सहभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ पशु चरते हैं उसके पास भी बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चरते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं। बगुले उन कीटों को खाते हैं, अन्यथा वनस्पतिक कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुले के लिए कठिन होता है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनीमोन यानी दंशन स्पर्शक सिस्टिंग टेंटेकल होते हैं, जिसमें उनके बीच रहने वाली क्लाउन मछली का है। मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनीमोन को कोई लाभ मिलता हो ऐसा नहीं लगता। सहोपकारिता इस पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी यानी म्यूचुअल ऑलिस्टिक संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल यानी माइकोराइजी सहचार्य है। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण मानव प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों को प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। स्पष्ट है कि पादप को जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से उसके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार अथवा शुल्क के रूप में परागणकारियों यानी पॉलिनेटर को पराग यानी पॉलिन को और मकरंद यानी नेक्टर तथा प्राणी प्रकीर्णकों को रसीले और पोषक फल देते हैं, लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण से सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सहोपकारियों के लिए प्रायः स्विकास क्यों शामिल है, अर्थात पुष्प और इसके परागणकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अंजीर ने पेड़ों की अनेक जातियों में बर की परागणकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। चित्र 11.4। इसका अर्थ यह है कि कोई
दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथी यानी बर की जाति से ही परागित हो सकती है, बर की दूसरी जाति से नहीं। मादा बर फल को न केवल अंड निक्षेपण यानी अंडे देने के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों यानी डिंब को लार्वे के पोषण के लिए प्रयोग करती है। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्पक्रम यानी इनफ्लोरेसेंस को परागित करती है। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बर के डिंबकों को आहार के रूप में देती है। आर्किड पुष्प प्रतिरूपों के आश्चर्यचकित कर देने वाली विविधता दर्शाते हैं, जिसमें से अनेक सही परागणकारी कीट यानी भ्रमरों और गुंज मक्षिकाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं, ताकि इसके द्वारा निश्चित रूप से परागण हो सके। चित्र 11.5 सभी आर्किड यह पुरस्कार पेश नहीं करते। ऑफ्रिस नाम भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन आर्किड मक्षिका बी के एक जाति परागण कराने के लिए लैंगिक कपट यानी सेक्सुअल डिजिट का सहारा लेता है। इस पुष्प की एक पंखुड़ी साइज, रंग और चिन्हों में मादा मक्षिका से मिलती जुलती है। नर मक्षिका इसे मादा समझकर इसकी ओर आकर्षित होता है। पुष्प के साथ कूट यानी छद्म मैथुन यानी स्यूडो कैप्युलेट करती है। इस प्रक्रम के दौरान इस पुष्प से पराग जड़कर उस पर गिरते हैं। वह जब वही मक्षिका दूसरे पुष्प से कूट छद्म मैथुन करती है तो यहाँ पर लगे पराग डालती है और इस प्रकार पुष्प को परागित करती है। मगर विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा सा भी बदल जाता है तो परागण की सफलता कम रहेगी। अतः आर्किड पुष्प अपनी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के सदस्य बनाए रखते हैं। सारांश पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जीवों की अपने पर्यावरण के अजीवी यानी भौतिक रासायनिक कारकों और जैविक घटकों अन्य जातियों के संबंध को अध्ययन है। ये जीव विज्ञान की शाखा है और जीव वैज्ञानिक संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है: जीव, समष्टि, समुदाय और जीवोम यानी बायोम। प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकासीय परिवर्तन समष्टि स्तर पर होता है और इसलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समष्टि किसी दी गई जाति में के व्यष्टियों का समूह है। सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र में समान संसाधन के लिए स्पर्धा करते हैं या उन संसाधनों में जन्म और मृत्यु दरें, लिंग अनुपात और आयु वितरण आदि गुण होते हैं जो व्यष्टियों में नहीं होते। समष्टि में नरों और मादाओं के भिन्न आयु वर्ग का अनुपात प्रायः आयु पिरामिड के रूप में भौगोलिकता दर्शाया जाता है। इसका आकार यह बताता है कि क्या समष्टि स्थिर है, बढ़ रही है या घट रही है। समष्टि पर किसी भी कारक का पारिस्थितिक प्रभाव आमतौर पर उसकी साइज में प्रतिबिंबित होता है, जिससे जाति के अनुसार विभिन्न तरीकों, संख्या, जीव भार, आवरण, प्रतिशत आदि से व्यक्त किया जा सकता है। समष्टियाँ जन्म और अप्रवासन से बढ़ती है तथा मृत्यु और उत्प्रवासन से घटती है। जब संसाधन असीमित होते हैं तो वृद्धि प्रायः चरघातांकी है, लेकिन जब संसाधन उत्तरोत्तर सीमाकारी होते हैं तब वृद्धि प्रतिरूप लॉजिस्टिक यानी संभार तंत्रीय हो जाती है। दोनों मामले में वृद्धि अंततः पर्यावरण की पोषण क्षमता से सीमित होती है। प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर किसी समष्टि का वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति की माप है। प्रकृति में भिन्न जातियों की समष्टियाँ आपस में पृथक नहीं रहती, बल्कि कई तरह से पारस्परिक क्रिया करती है। दो जातियों के बीच पारस्परिक इन क्रियाओं को परिणाम के आधार पर स्पर्धा दोनों जातियों को हानि होती है। परभक्षण और परजीविता जिसमें एक जाति को लाभ जबकि दूसरी को हानि, सबभुजिता जिसमें एक को लाभ पहुंचता है और दूसरी अप्रभावित रहती है। अंतरजातीय परजीविता जिसमें एक को हानि होती है, दूसरा अप्रभावित रहता है। सहोपकारिता जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। परभक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसके द्वारा पोषी ऊर्जा अंतरण सुगम होता है और कुछ परभक्षी अपनी शिकार समष्टियों को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। पादपों ने शाकाहार के विरुद्ध आकारिकी और रासायनिक विविध रक्षा विधियाँ विकसित की है। स्पर्धा में ऐसा समझा जाता है कि उत्तम स्पर्धी घटिया स्पर्धी को विलुप्त कर देता है। स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत, लेकिन अनेक निकट संबंधित जातियों ने विभिन्न क्रिया विधियाँ विकसित की जो उनके सहअस्तित्व को सुगम बनाती है। कुछ प्रकृति में सहोपकारिता के कुछ सबसे आकर्षक मामले पादप परागणकारी पारस्परिक क्रिया में देखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 11 की NCERT की ऑडियो बुक कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमारा 12वां और 13वां चैप्टर ही रह जाता है, यानी टोटल इस बार न्यू NCERT में टोटल 13 चैप्टर है और 11 हमने आज सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसी खुशी में इस चैनल को आगे बढ़ाइए और अनेक विद्यार्थियों जो आपके जैसे हैं जिनको मदद की आवश्यकता है उन तक भेजिए।
ठीक है, और आपको ऑडियो बुक कैसे लगी कमेंट में ज़रूर एक बार लिखिएगा। विद्यार्थियों, साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कक्षा 10वीं गणित विज्ञान के वीडियो भी लेकर आया हूँ। आप चाहे तो अपने भाई बहन के लिए भी इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी ऑडियो